नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आपका आज तय करेगा कि आप भविष्य में कहाँ जाने वाले हैं। आपके आज के किए गए प्रयास व निर्णय ही आपके भविष्य की नींव रखते हैं। इसलिए सही दिशा में अपने आप को सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं तुम्हारा अन्य प्लास्टिक फर्टिलाइज़र कंपनी के बारे में। अन्य प्लास्टिक फर्टिलाइज़र जैसे कंपनी का आईपीओ का रिव्यू करें। एसएमई सेक्टर की कंपनी है और लगभग 45 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। तो उस कंपनी का पहले हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में आईपीओ खुला है। तो साथियों, आईपीओ 26 दिसंबर मतलब आज से लेकर के और 30 दिसंबर के बीच में खुला है। मतलब आईपीओ 26 दिसंबर को ओपन होगा और 30 दिसंबर को क्लोज होगा। अगर आपको आईपीओ लगा है या नहीं लगा है, इस बात का जो अलॉटमेंट आएगा ना, वो 31 दिसंबर को आने वाला है। आपको अगर आईपीओ लग जाएगा तो आपके डीमैट अकाउंट में 1 जनवरी को यानी कि 1 जनवरी 2025 को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और अगर आपको आईपीओ नहीं लगता है तो 1 जनवरी को आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। हम समझ लेते हैं कि इसकी लिस्टिंग कब है साथियों। तो इसकी जो लिस्टिंग है वो 2 जनवरी को होने वाली है और जो ये एसएमई सेक्टर की कंपनी और एनएससी पे लिस्ट होगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे ही लिस्ट होने जा रही है। एसएमई सेक्टर की कंपनी है। अब समझ लेते हैं कि कंपनी का धंधा क्या है, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। किसी भी कंपनी का आईपीओ करें, उसका रिव्यू करें, उससे पहले हम उस कंपनी का धंधा समझ लें। तो साथियों, ये कंपनी का जो धंधा है वो बहुत ही सिंपल सा है, कोई भी समझ जाएगा। जैसे आपने देखो ना, प्लास्टिक बैग आते हैं। प्लास्टिक बैग मतलब डाई, यूरिया, है ना, और तुम्हारे शक्कर जैसे चीनी, सीमेंट, खाद, चूरी, इस तरह की जो बोरी आती है ना, उनकी जो प्लास्टिक की जो वो बनाती है। आपने खाद का कट्टा देखा होगा, डाई ले आए आप, यूरिया ले आए, तो यूरिया जिस कट्टे में आता है वो जो प्लास्टिक का बैग होता है, ये उस बैग को मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। या आपने कोई सपोज करो, आपने कोई रूस की एक फैक्ट्री डाली, काहे की जो गेहूं को पीसते हैं ना, गेहूं को पीसने के बाद जो बूर निकलता है, उस बूर की फैक्ट्री डाली। अब वो बूर को आपको सेल आउट करना, तो आप क्या करोगे, इस कंपनी से डायरेक्ट कांटेक्ट करोगे कि भाई हमें जो है 1000 बैग चाहिए प्लास्टिक के, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप उन्हें अपना साइज बताओगे, ये कंपनी आपको उस साइज के कट्टे बना के दे देगी। ये कंपनी का जो काम है ना, प्लास्टिक के कट्टे वगैरह बनाती है, फर्टिलाइज़र वगैरह यूज होने वाले, डाई आती है, यूरिया आता है ना, खाद, या अगर चीनी मिल है तो चीनी मिल। B2B में भी काम करती है कंपनी और B2C में भी काम करती है। मतलब अगर कोई एमएसएमई के तहत नया आदमी है, वो फैक्ट्री डालना चाहता है, तो वो इसके माध्यम से कट्टे परचेस कर सकता है। कट्टे प्लास्टिक की बोरी की बात कर रहा हूँ, आप दूसरे कट्टे मत समझ जाना। तो वो कट्टे मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। बात करें कि कब बनी थी साथियों, तो 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी को ज़्यादा 13-14 साल का अनुभव है इस इंडस्ट्री का। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कंपनी कितने रुपए जुटाना चाहती है। तो ये जो हमारा अनन्य प्लास्टिक फर्टिलाइज़र कंपनी है, ये 44 करोड़ 80 लाख रुपये इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ के जरिए जुटाना चाहती है। अगर हम समझ लें कि ओएफएस है या फ्रेश इशू है, तो कंपनी का पूरा फ्रेश इशू है। मतलब ये जितना भी पैसा है ना, ये साथियों कंपनी में ही जाने वाला है। कोटे की बात करें कि कितना परसेंट कोटा किसके लिए रिजर्व रखा गया है, तो जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके लिए साथियों 50% कोटा रिजर्व रखा गया है। और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं एनआईआई, उनके लिए 15% कोटा रिजर्व रखा गया है। रिटेल भाइयों की बात करें तो 35% कोटा रिटेल भाइयों के रिजर्व रखा गया है। समझ लेते हैं कि इस कंपनी के प्रमोटर कौन है। तो यशपाल सिंह यादव इस कंपनी के प्रमोटर है, मतलब जो मालिकाना हक रखते हैं, यशपाल सिंह यादव इस कंपनी के मालिक हैं। अगर इस कंपनी का ज़्यादातर बिजनेस देखा जाए साथियों, तो दिल्ली और हरियाणा से कंपनी का अधिकतर रेवेन्यू आता है। ज़्यादातर जो बिजनेस है कंपनी का, वो दिल्ली और हरियाणा से सटे आसपास में ही है। प्राइस बैंड की बात करें तो साथियों 13 रुपये से लेकर के 14 रुपये इस कंपनी का प्राइस बैंड है। और 1000 शेयरों का एक लोट है। मतलब एक लोट के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो तो 1,40,000 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, है ना। ये कंपनी की बात है। आप समझ लेते हैं कि इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग कितनी थी और कितनी रह जाने वाली है आफ्टर आईपीओ।
तो साथियों आप आईपीओ से पहले इस कंपनी में जो मालिकों की हिस्सेदारी थी ना वो 90% थी, मतलब 89 दशमलव कुछ 90%। और जो आईपीओ लाने के बाद जब ये इनिशियल पब्लिक ऑफर के जरिए तो कुछ पैसा डाइल्यूट कर देंगे, उसके बाद इनकी जो होल्डिंग रहने वाली है वो लगभग 65% की होल्डिंग बचेगी, जो कि प्रमोटरों के पास में बचेगी। तो ये काफ़ी हेल्दी होल्डिंग मानी जाती है। 51% के ऊपर जितनी भी होल्डिंग है वो अच्छी कंसिडर की जाती है ना। 76 के बाद अगर ज़्यादा है तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि कंपनी बाद में ओएफएस के जरिए कुछ अपना हिस्सेदारी कुछ और डाइल्यूट कर सकती है, क्योंकि सेबी का कहना है कि आपको 75 तो रखनी ही है। तो 75 के ऊपर वो कभी भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकते हैं, नहीं बेचें वो अलग बात है, लेकिन बेच सकते हैं। अब 50 के नीचे तो कहीं ना रिस्क में आ जाता है कि यार प्रमोटर ने इतनी हिस्सेदारी क्यों बेच दी। कंपनी के अंदर कर्मचारी की बात करें साथियों तो 140 से ज़्यादा कर्मचारी कंपनी के अंदर काम करते हैं। ज़्यादातर जो कंपनी का रेवेन्यू है ना वो खाद है, जो आपने देखोगे ना यूरिया या डाई, इस तरह के जो प्लास्टिक के कट्टे होते हैं उन कट्टों से इस कंपनी का अधिकतर रेवेन्यू आता है ना। फार्मर को, किसानों को अधिकतर इनकी ज़रूरत रहती है। जो मेरे किसान भाई से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि जो आप गेहूँ वगैरह भर के रखते हो या आटा पिसाने जाते हो या खाद लाते हो, यूरिया लाते हो, उन कट्टों में, जिन कट्टों में लेके आते हो कंपनी उन कट्टों को मैन्युफैक्चरिंग करती है, मतलब बनाती है। इसका जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक है। कंपनी की प्रॉपर्टी की बात करें साथियों तो कंपनी के पास में 7 प्रॉपर्टी हैं टोटल। 7 में से 4 प्रॉपर्टी कंपनी खुद की हैं, ऑन कर रखी है मतलब। और जो 3 प्रॉपर्टी हैं कंपनी की, वे 3 प्रॉपर्टी लीज पे रख रखी है कंपनी ने, मतलब लीज रखी है लीज पे। ये हमने समझ लिया। अब हम साथियों बात समझ लेते हैं कि हमने ये तो समझा कि इसका एसेट वगैरह की क्या स्थिति है। कि साथियों अगर एसेट की बात करें तो इस कंपनी के जो एसेट 2022 में 61 करोड़ के हुआ करते थे, 2023 में बढ़ के वो 97 करोड़ हो गए। और 2024 की बात करें तो 111 करोड़ हो गए। और 2024 के जो ट्रेलिंग 12 मंथ का इन्होंने डाटा दिया है टीटीएम बेसिस पे, अगर समझे तो टीटीएम बेसिस पे इनके एसेट 112 करोड़ के दिखाए गए हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी एसेट माने जाएंगे। मतलब ऑल ओवर स्थिति में देखा जाए तो काफ़ी हेल्दी माने जाएंगे। हम बात करें साथियों कि इसका रेवेन्यू क्या है, कि रेवेन्यू में कैसी ग्रोथ है साथियों। रेवेन्यू इसका 2022 में जो 92 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था, 2023 में बढ़कर 116 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 2024 में अगर बात करें तो 125 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और 2000 जो उन्होंने ट्रेलिंग 12 टीटीएम बेसिस का जो डाटा दिया है उसके हिसाब से कंपनी को जो रेवेन्यू है वो 40 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें कि कंपनी में प्रॉफिट वगैरह की क्या कंडीशन है तो साथियों उसको 2022 में मात्र 70 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ करता था। जो 2023 में इनका जो प्रॉफिट है ना वो बढ़ के 5 करोड़ 70 लाख हो गया। अब क्या इन्वेंट्री फंस गई थी या कोई कहीं पैसा फंसा था जो इनका 2023 में आया। 2024 की बात करें तो 2024 में इनका 9 करोड़ 48 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें टीटीएम बेसिस की तो साथियों टीटीएम बेसिस पे कंपनी को 4 करोड़ 54 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। हमने जहाँ तक समझा तो हमने ये देखा कि यार ये सब चीज़ तो ठीक नज़र आ रही है। अब देखने वाली जो बात है वो ये है कि कंपनी के आरओसी आरओई वगैरह क्या है, कंपनी फंडामेंटली कैसी नज़र आ रही है। क्योंकि हमें पहले फंडामेंटली देखनी पड़ेगी, तब हम बता पाएंगे कि कंपनी कैसी नज़र आ रही है। साथियों अगर हम इस कंपनी के आरओसी की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इस कंपनी का आरओसी जो है वो तुम्हारा 28 का निकल के आता है, जो कि ठीक है। अगर आरओसी की बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की तो लगभग 17 का है, ठीक ठाक नज़र आ रहा है। एबिटा मार्जिन की बात करें, अर्निंग बिफोर टैक्स मार्जिन, तो कंपनी का 13.46 का निकल के आता है, जो सिमिलर इंडस्ट्री में ठीक है, मतलब ज़्यादा कम नहीं है। ईपीएस की बात करें, अर्निंग प्रति शेयर इस कंपनी का 1.10 का निकल के आता है। ईपीएस थोड़ा सा कम है, ईपीएस में कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। पैट मार्जिन इसका 7.46 का है। अगर एबिटा मार्जिन की बात करें तो साथियों इसका एबिटा मार्जिन 2 का निकल के आता है, जो कि बहुत ही कम है। अगर इस कंपनी के हम डेट टू इक्विटी की बात करें कि इस कंपनी के पास में उधारी कितनी है तो साथियों 1.27, ये कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है। 0.5 के अंदर रहे तो उधारी ज़्यादा बेहतर रहती है, पर इसकी जो उधारी है वो ज़्यादा है, मतलब 1 के ऊपर है, 1.27। मतलब ये मान के चलो कि इनके पास जितना बोरोइंग है ना उससे कम ही रिजर्व है, 1 के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं कंसर्न की बात है, नो डाउट। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 25 का निकल के आता है। अगर रिटर्न ऑन एसेट वैल्यू की बात करें तो 43 का है, कंपनी का सही है। पीबी रेशो की बात करें, प्राइस टू बुक वैल्यू, तो इस कंपनी की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 2 की निकल के आती है। पी रेशो की बात करें कि ये कंपनी कितने पी रेशो पर आने वाली है तो साथ ही इसका जो पी रेशो निकल के आएगा वो कंपनी का
लगभग लगभग 16 का निकल के आएगा, मतलब सिमिलर इंडस्ट्री में ठीक है। इसके जो पीयर कंपटीटर की बात करें, इस कंपनी के पीयर कंपटीटर कौन है, मतलब इसी सिमिलर इंडस्ट्री में जो काम करते हो पीयर कंपटीटर। तो इसके जो पीयर कंपटीटर है, एक तुम्हारा क्रेवेशनल बैग करके कंपनी है जो इसी के सिमिलर इंडस्ट्री में काम करती है और बैग वगैरह बनाने का काम करती है। उसका जो पी है वो 31 का है, और जो उसका ईपीएस है, ईपीएस उसका भी कम ही है, 1.9 का है। इसका तो 1.10 का है, तो उसका 1.9 का है। मतलब इसमें क्या है ना कि मार्जिन उतने नहीं रहते, इनका रॉ मटेरियल वगैरह महंगा आता है, कुछ सरकार के भी अपने डिसीजन रहते हैं जिसके कारण इनके बिजनेस पर फ़र्क पड़ जाता है ना। अब हम समझ लेते हैं साथियों कि इसका पर्पज ऑफ आईपीओ क्या है, मतलब ये आईपीओ क्यों लेके आना चाहते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, कि पैसे का करेंगे क्या। साथियों इन्होंने जो बताया है ना कि एक यारा करके ग्रीन एनर्जी इनकी एक सब्सिडरी है, यारा ग्रीन एनर्जी, उसको इनको पैसे देने हैं, कुछ पैसे तो इनके उसमें यूज हो जाएंगे। दूसरी बात है, कुछ ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, कुछ पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, कुछ पैसा इनको वहाँ लग जाएगा, कुछ इनको जर्नल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट है ना। कुछ कहीं से परमिशन वगैरह लेनी होगी, कुछ उसकी सिक्योरिटी वगैरह की ज़रूरत पड़ रही होगी। और एक कंपनी को पावर प्लांट के मतलब ग्रीन एनर्जी में एक सब्सिडरी को और लगाना चाहते हैं, मतलब ग्रीन फील्ड करके, उसमें इनको रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। मतलब पर्पज ऑफ आईपीओ जो प्रमोटर ने बताया है ना, वो काफ़ी अच्छा है, मतलब इसको अच्छा कंसिडर किया जाएगा, बुरा कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर देखा जाए तो। अगर तुम इसके रजिस्ट्रार की बात करें, किस रजिस्ट्रार पे इसका पता चलेगा कि आपको आईपीओ लगा नहीं, तो एक स्काई लाइन करके एक रजिस्ट्रार है, स्काई लाइन फाइनेंस, वो इस कंपनी का रजिस्ट्रार है। इस कंपनी को जो जिस कंपनी ने एडवाइजरी प्रोवाइड करी है साथियों, वो तुम्हारा ब्लाइंड करके ब्लाइंड कैपिटल है, उस कंपनी ने इसको एडवाइजरी प्रोवाइड की है कि आपको आईपीओ में किस किस वैल्यूएशन पे लाना चाहिए। अभी वर्तमान में हमने जो आईपीओ को रिव्यू किया, आईपीओ को रिव्यू करने के बाद जिस कंक्लूजन पे हम पहुँचे हैं, हमने ये जाना है कि यार ये इंडस्ट्री कहीं ना कहीं फ्यूचर में इसकी डिमांड बनी रहेगी। क्योंकि यार देखो, कट्टे जो है ना वो नष्ट हो जाते हैं, आप चूहे ने फाड़ दिए या आपके कील में लग के फट गए, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास जो कट्टा खरीद लिया आपने वो हमेशा रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। या जो सीमेंट की बोरी होती हैं, 10-5% लोग ऐसे हैं जो उन सीमेंट की बोरियों का सही यूज कर पाते हैं, नहीं तो वो मकान बनते बनते समय ही नष्ट हो जाती है, मतलब फट जाती हैं, इधर उधर उधर डालो तो कहीं ना कहीं यूज़ हो जाती हैं और ख़राब हो जाती हैं। और जो कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है, इसकी हमेशा ही डिमांड रहेगी भाई। कंपनी कोई पुराना कट्टा तो खरीदती नहीं है। जब भी मान लो आपने डाई बेच दी, यूरिया बेच दिया है ना, या खल चूरी चोकर बेच दिया, तो जब आप खल चूरी चोकर बेच देते हो तो आपने देखा होगा आपके भी गाँव में गली में जो आते हैं, वो जो जूट से बनी हुई बोरियां होती हैं उन्हें ज़्यादा खरीदते हैं। मतलब बोलते हैं कोई बोरी बेच दो खल बेचने की, तो वो जूट से बनी हुई बोरी खरीदते हैं, प्लास्टिक वाले नहीं खरीदते। कुछ तो सर्दियों में प्लास्टिक के कट्टे ही जला देते हैं, बोले हटाओ यार, हाथ सेक लो। तो जो चीज़ है, जैसे हम बाल कटाने जाते हैं ना, कि बाल जो है ना हमारे वो कटा है, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि कटा दिए तो आएंगे नहीं, वो फिर आ जाएंगे थोड़े दिन बाद। ऐसे ही हमें इनकी हमेशा ज़रूरत पड़ने वाली है। भाई आपने ईख बोई, ईख में खाद डाला, फिर आपको अगली फसल बोनी है, फिर उसमें खाद डालना, तो इसमें कट्टों की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। कंपनी का जीएमपी अच्छा चल रहा है, अगर ऑल ओवर देखा जाए फ्यूचर में डिमांड रहने वाली है, ये कंपनी के प्रति अच्छी चीज़ है। कुछ कंपनी के बारे में बुरी चीज़ें भी हैं जो बताना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। देखो, क्या कंपनी के पास में 2 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये कंपनी की एक नेगेटिव बात है। दूसरी कंपनी के प्रति नेगेटिव बात क्या है साथियों, कि इस कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं। मतलब इसने जिसको अपना प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चरिंग करके वो जो प्रोडक्ट दे दिया है ना, वो पैसा नहीं रिटर्न आ पा रहा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ने का मतलब यही होता है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, मतलब आपके पास गोदाम में माल पड़ा है, इन्वेंट्री गोदाम में माल पड़ा है। अगर आपके ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, मतलब आपने वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग करके आपने जिसे बेचना था बेच दिया, लेकिन वहाँ से पैसा नहीं आया, तो वो पैसा आपकी बैलेंस शीट पे नहीं आया, तो वो आपके ट्रेड रिसीवेबल में दिखेगा कि यार इतना पैसा इनका ट्रेड रिसीवेबल में पड़ा है। कंपनी के पास में 2 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ये कंपनी के ऑल ओवर कंक्लूजन पे पहुंचे हैं। आईपीओ तो ठीक नज़र आ रहा है, मतलब जैसे एसएमई सेक्टर की है, एसएमई में 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना होता है कि एसएमई के जब भी आईपीओ आते हैं तो उसकी जो बैलेंस शीट है ना, उसको बहुत अच्छे से सुधार दिया जाता है। अब 1-2 क्वार्टर देखने के बाद, जैसा कंपनी ने जो पिछले 4 साल का जो डाटा दिया है अपने डीआरएचपी में, उसके हिसाब से तो कंपनी एकदम सुपर डुपर नज़र आ रही है। मतलब टेंशन फ्री, पैसा लगाओ, नो टेंशन, और छोड़ दो। पैसा जब भी बनेगा
निवेश से बनेगा। इन्वेस्ट करो और छोड़ दो, इन्वेस्ट करो छोड़ दो। आप अगर उसके साथ उछल कूद करोगे, आज बेचा कल खरीदा, कल बेचा परसों खरीदा, तो आप नुकसान कर लोगे। और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ो, फ्यूचर में डिमांड है या नहीं है, इस कंपनी की टॉप लाइन क्या है, बॉटम लाइन क्या है, एसेट वगैरह पर क्या है, ये कंपनी में डेट कितना है, रेवेन्यू कितना आ रहा है, कंपनी की प्राइसिंग पावर है क्या नहीं है, मार्केट गेन अपना खो तो नहीं रही है, दूसरी का ऐसा तो नहीं कि इस कंपनी अपना मार्केट गेन खोती जा रही है। हाँ, जैसे जैसे मार्केट गेन कम होता चला जाएगा, शेयर के ऊपर भी फ़र्क पड़ता चला जाएगा। आप जब बात को ध्यान रखना। जैसे नेस्ले है, नेस्ले अपने आप में मार्केट लीडर है, नेस्ले जैसा प्रोडक्ट कोई बनाता ही नहीं, तो लेकिन नेस्ले में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सिंगल डिजिट में है। कोई भी कंपनी अगर आती है ना, आप किसी कंपनी की कौन कॉल सुनना, मैं तो कंपनियों की कौन कॉल सुनने पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो वो कभी भी ये नहीं बोलती कि हमारा जो ग्रोथ रहने वाली है 4% रहेगी, 3% रहेगी, 2% रहेगी। वो क्या बोलेगी कि हमारी जो ग्रोथ रहेगी हायर सिंगल डिजिट रहेगी। हायर सिंगल डिजिट क्या होता है यार? नो ही तो होता है भाई। 10 हो गया तो डबल डिजिट हो गई ना ग्रोथ। तो वो बोलती है हम इस साल हायर डबल सिंगल डिजिट में ग्रोथ करेंगे। भाई साहब 7, 8, 9 करोगे बस। भाई लोअर सिंगल डिजिट मतलब 2, 3 से 4, 5, और हायर मतलब 7, 8, 9, यही तो है। तो कंपनियां क्या ना कि घुमा देती हैं। जैसे एशियन पेंट ने बोला कि अभी स्लो डाउन है पेंट इंडस्ट्री में, ग्रासिम बोल रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है कि मार्केट शेयर खो रही है धीरे धीरे। तो कंपनियां ये भी देखना ज़रूरी है कि वो अपना मार्केट शेयर खो रही हैं क्या नहीं। पता चले तुम बोलो यार नहीं यार ऐसा तो नहीं है, शेयर तो बढ़ ही नहीं रहा, रेट तो बढ़ ही नहीं रहा। बजाज फाइनेंस है, एक इतनी हायर वैल्यूएशन पे पहुंच गया था, 4, 5, 6 प्राइस टू बुक वैल्यू पे पहुंच गया। जैसे एनबीएफसी है तो टाइम वाइज करेक्शन दे रहा है, वो कहीं नहीं गया, एक जगह पर रुका हुआ है। और वो जब तक वो अपनी सस्टेनेबल एक लेवल पे नहीं आ जाएगा तो नहीं चलेगा। चलता है तब चलता है जब रीरेट क्या होता है, रीरेट कोई भी स्टॉक होता है तब होता है जब उस कंपनी का जो शेयर का प्राइस है, उसका जो रेट है वो औरों की नज़र में बढ़ जाता है, तब वो कंपनी रीरेट का कैंडिडेट मैं आपको 2-4 बता देता हूँ। अगर आपको मल्टीबैगर देखनी है तो मल्टीबैगर आपको मिलेंगे कोई कंपनी लगातार अपना डेट रिड्यूस कर रही हो। पहली बात, एक कंपनी मत देखो, आप उस कंपनी को आदमी मानो, है ना। मैं आपको बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में बताना चाह रहा हूँ भाई। आप समझो, अगर कोई आदमी अपने ऊपर जो कर्ज है, कंपनी मत समझो, आप उस आदमी मानो, और वो लगातार उस कर्ज को कम करता जा रहा है। उसके पास में 1000 करोड़ कर्ज था, उनने फिर 800 करा, 700 करा, 600 करा, 500 करा, 300 करोड़ करा, 200 करोड़ करा, 100 करोड़ कर्ज करा, और अपने डेट को, अपने कर्ज को कम करता जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहा है भाई। कोई आप भी मैं भी, हम ऐसे दोस्त को रखना ज़्यादा पसंद करते हैं जो कर्ज से परेशान ना हो। दूसरी पॉइंट क्या है कि वो कंपनी का रिजर्व बढ़ता रहना चाहिए। पर रिजर्व उसका 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ रिजर्व बढ़ रहा है, कर्ज घट रहा है, मतलब पहली रीरेटिंग का संकेत। दूसरा, उस कंपनी के टॉप लाइन बढ़ रही है, मतलब टॉप लाइन में ग्रोथ आ रही है, तीसरा संकेत। चौथा, उस कंपनी के मार्जिन बढ़ने लग जाए। अगर कंपनी का मार्जिन 3% से 4% से 8, फिर 9, 10, 12, 15, अगर कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं, कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है, कंपनी का डेट रिड्यूस हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको देखनी होगी साथियों। और डिफरेंट इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रहता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खरीदो कुछ भी बेचो, नहीं यार, आप क्या खरीद रहे हो, उसकी पी रेशो क्या है, वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करती है, वो माइक्रो फाइनेंस है क्या, वो उसका लोन देने का काम, मतलब बिजनेस क्या करती है। बेसिकली किसी भी इंडस्ट्री को आप पढ़ते हो ना, तो पढ़ने से पहले उसके बिजनेस मॉडल को समझना रहता है कि हम जिस बिजनेस को हम जानने जा रहे हैं ना, पढ़ने जा रहे हैं, वो कंपनी काम क्या करती है, फ्यूचर में डिमांड क्या है, सरकार का उसके प्रति रवैया क्या है, ऑल ओवर सेक्टोरियल इंडेक्स क्या बोलता है। ऐसा नहीं है कि यार ऑल ओवर पतंग ही नहीं चल रही तो तुम कितनी पतंग उड़ाने की कोशिश कर लो, तो नहीं, आपकी हवा चलनी बहुत ज़रूरी है। जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक आपकी पतंग नहीं उड़ेगी। हवा क्या है, सेक्टर क्या कह रहा है, उस सेक्टर के इंडेक्स और क्या कह रहे हैं, सिमिलर इंडस्ट्री में क्या है, ग्रोथ है क्या नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी रहता है। आपने पता चला कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है या कोई सपोज करो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी है, आपने वो 80 के पी पे खरीद ली। वो क्या करती है, वो किसी ने ऑर्डर दिया, उसका पुल बना दिया, कोई डैम बना दिया, और वो ये काम करती है, और आपने उसको 80 के प्राइस टू अर्निंग रेशो पे खरीद ली, पी रेशो पे खरीद ली। और फिर हुआ क्या, उसके जो 2 ऑर्डर थे वे कैंसिल हो गए, 2 ऑर्डर कैंसिल हो गए तो अर्निंग कम हो गई, उसका पी बढ़ गया, 120 हो गया, 120 हो गया तो और रेट नीचे गिर गया, लोगों को बेच कर भागने लगे, और भाव नीचे गिरा तो पी रेशो और बढ़ गया। तो भाई साहब ये देखना पड़ेगा कि आपकी कंपनी
किस इंडस्ट्री में है, क्या काम करती है, क्या उसकी ऑर्डर बुक के हिसाब से चलती है, क्या वो कैसे चलती है। देखो जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनी रहती है ना, वो कंपनी ऑर्डर बुक पर चलती है। आज उन्हें 3,000 करोड़ की ऑर्डर मिल गया, तो वो हाल ही आप देख रहे होंगे कि इस कंपनी को 5,000 करोड़ का वहाँ से ऑर्डर मिला है, तो ये कंपनी का स्टॉक आज 5% भाग गया। ऐसा देखने में मिला है। लेकिन क्या कभी आपको सुनने में आया कि यार वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, या तुम्हारा नेस्ले है, या ब्रिटानिया है, या तुम्हारा डाबर है, या इमामी है, या पतंजलि है, जो पतंजलि बाबा अगर रामदेव का फूड है ना, या टाटा कंज्यूमर है, गोदरेज कंज्यूमर है ना, इस तरह के प्रोडक्ट को आपने कभी सुना कि इन्हें 2,000 करोड़ का रेवेन्यू मिला है, 20% ऊपर चले गए? क्योंकि यार भाई साहब ये कंज्यूमर के ऊपर है। हम गोदरेज की साबुन लगा रहे हैं, हम डव की लगा रहे हैं, हम सर्फ लगा रहे हैं, शैम्पू लगा रहे हैं, तो ये ऑर्डर बुक पर नहीं चलते। ये तुम्हारी जो है ना FMCG कंपनियां हैं, जितना भी कंज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें देखनी होती हैं। मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा। तो साथियों आज के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।